गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th की। यहां पर आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा आधुनिक विश्व में चरवाहे, इनके बारे में हम जानेंगे कि आधुनिक विश्व में कौन कौन सी चरवाही प्रजातियां रही हैं, चरवाही जातियां रही हैं और उनके जनजीवन पर क्या असर पड़ा है, यानी औपनिवेशिक शासन का उनके जनजीवन पर क्या असर पड़ा है, वो सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है हमें। देखिए, सबसे पहली हेडिंग आपकी यही है, पहाड़ों में, यानी कि भारतीय पहाड़ों में जो जनजातियां रहती थी, जो आपके चरवाही जनजातियां थी, उनके बारे में पहले जानेंगे। तो पहली हेडिंग आपकी यही है, पहाड़ों में। देखिए, पहाड़ों में आपने हेडिंग डाल दी होगी। अब पहली इसमें पहाड़ों में हेडिंग जो है, सब हेडिंग ये है गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल, ये हेडिंग डाल दीजिए, गुज्जर बकरवाल। और आगे लिख देना कश्मीर। गुज्जर बकरवाल, आगे ब्रैकेट में कश्मीर, यानी ये जो गुज्जर बकरवाल जो जनजाति है, ये कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर। ठीक है, आगे ब्रैकेट में कश्मीर लिख देना। ठीक है, गुज्जर बकरवाल, आगे ब्रैकेट में कश्मीर। देखिए, ये जो जनजाति है, ये भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे, यानी कि गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। और इस समुदाय के जो अधिकतर लोग थे, वो मवेशियों के लिए यानी कि इधर से उधर जाया करते थे, यानी मौसम के अकॉर्डिंग जाया करते थे। जाड़ों में जब पहाड़ियों पर बर्फ जम जाती थी, तो इस शिवालिक के निचले इलाकों में आकर अपना डेरा जमा लेते थे। और जैसे ही यानी कि जाड़े चले जाते, गर्मियां आती थी, गर्मियां आते ही अपने फिर से निवास स्थान पे पुनः वापस लौट जाते थे। इस तरह से ये लोग रहते थे। तो देखिए, इसमें नोट करेंगे आप, इसमें गुज्जर और बकरवाल, ब्रैकेट में कश्मीर। देखिए, ये लोग भेड़ और बकरियां के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे, यानी कि ये लोग भेड़ और बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। ठीक है, ये जाड़ों में, ये देखिए, ये जाड़ों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों, ये जाड़ों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों, ठीक है, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में, गर्मियों में पीर पंजाल पार कर गर्मियों में जो है पीर पंजाल की घाटी से पार, पीर पंजाल के दर्रे को पार कर कश्मीर घाटी में तथा मौसम के अनुसार अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। ये आपका नोट करना है आपका इसमें कि ये लोग भेड़ और बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। ये जाड़ों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों में, गर्मियों में पीर पंजाल पार कर कश्मीर घाटी में तथा मौसम के अनुसार अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे इसमें। अब देखिए, अगली जो हेडिंग है, अगली जो सेकंड हेडिंग है, ये है गद्दी। एक और है चरवाहा जनजाति जो है, ये है गद्दी जनजाति है। ये आपकी जो पाई जाती है, हिमाचल में पाई जाती है। आप ब्रैकेट में हिमाचल लिख देना, हिमाचल। ठीक है, गद्दी, हिमाचल लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, सेकंड हेडिंग गद्दी। ठीक है, ये भी चरवाहा समुदाय है, ये भी एक चरवाहा समुदाय है। ठीक है, और ये भी मौसम के अनुसार जाड़ों में शिवालिक की निचली श्रेणियों में और गर्मियों में लाहौल और स्पीति में बिताते हैं, यानी कि गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिताती हैं। जाड़ों में शिवालिक की निचली से पहाड़ियों में आकर बस जाते हैं और गर्मियों में ये लाहौल और स्पीति में अपनी गर्मियां जो है बिताते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे सेकंड पॉइंट में, सेकंड हेडिंग में, कि ये भी चरवाहा समुदाय है जो मौसम के अनुसार जाड़ों में शिवालिक की निचली श्रेणियों तथा गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगली जो है आपकी, ये थर्ड वन जो है, ये गुज्जर, यानी गुज्जर, अगली जो जनजाति है, ये थर्ड वन आपकी जो थर्ड वाली हेडिंग है, ये है गुज्जर। ये आपकी है गुज्जर। देखिए, वो पहली वाली जो थी वो गुज्जर बकरवाल थी, जो कश्मीर में रहती है। ये केवल गुज्जर है, पहली वाली ध्यान रखना, पहली वाली गुज्जर बकरवाल थी, ये केवल गुज्जर है। गुज्जर, आगे डाल देना ब्रैकेट में गढ़वाल और कुमाऊं, ब्रैकेट में गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं, ये लिख देना, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती है ये वाली। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं। तो तीसरी हेडिंग आपने डाल दी होगी। देखिए, ये सर्दियों में क्या करते थे, ये लोग सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपर की ओर मैदान, जिन्हें घास के मैदान, जिन्हें बुग्याल कहा जाता था, यहां पे चले जाते थे। ठीक है, और ये जो आए थे, यानी कि ये 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं पर आकर ये बस गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां क्यों बोली, कि पहले आपको पता होगा, सन 2000 से पहले वाला जो रीजन था, गढ़वाल और कुमाऊं वाला रीजन था, वो यूपी का ही पार्ट था। लेकिन सन 2000 में जो है ये अलग हो गया, 2000 में अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना दिया गया, फिर अब उत्तराखंड का पार्ट है गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो थर्ड वाली हेडिंग में अगर आप नोट करेंगे, ये सर्दियों में भावर, ब्रैकेट में लिख लेना, भावर के आगे ब्रैकेट में लिख लेना, पहाड़ियों के निचले हिस्से में, पहाड़ियों के निचले हिस्से में शुष्क जंगलों में, पहाड़ियों के निचले हिस्से में शुष्क जंगलों में। ठीक है, पहाड़ियों के निचले हिस्से में शुष्क जंगली इलाका, पहाड़ियों के निचले हिस्से में शुष्क जंगली इलाका ब्रैकेट बंद की तरफ तथा गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों, बुग्याल, ठीक है, ब्रैकेट में ऊंचे पहाड़ों पर घास के मैदान की तरफ चले जाते हैं।
यानी कि ये आप नोट डाउन ये करना है, ये सर्दियों में भाबर ब्रैकेट में पहाड़ियों के निचले हिस्से में शुष्क जंगली इलाका ब्रैकेट बंद की तरफ तथा गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल ब्रैकेट में ऊंचे पहाड़ों पर घास के मैदान ब्रैकेट बंद की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब चौथी हेडिंग जो है आपकी, इसमें चौथी हेडिंग जो है अब ये है हिमालय के पर्वतों में। चौथी हेडिंग आपकी यही है कि हिमालय के पर्वतों में, जैसे आगे लिखेंगे हिमालय के पर्वतों में कौन कौन सी रहती हैं, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। ये भी मतलब इसी तरह का ही रूटीन जो फॉलो करते हैं, जैसा गुज्जर बकरवाल गद्दी और गुज्जर लोग ये फॉलो करते हैं, ठीक वही रूटीन भोटिया, शेरपा और किन्नौरी ये भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हिमालय के पर्वतों में डैश लगा लिख लेना, भोटिया, शेरपा तथा किन्नौरी, बस इतना ही लिख लेना, आप समझ जाएंगे अब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने पहाड़ों की तो पढ़ ली, पहाड़ों की जो चरवाहे थे उनके बारे में जान लिया। अब पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में जो चरवाहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए पहला इसमें है, इसमें पहली जो हेडिंग है ये है आपकी धंगर महाराष्ट्र। नहीं, पहला जो चरवाहा समुदाय है धंगर महाराष्ट्र, यानी धंगर ब्रैकेट में महाराष्ट्र। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए धंगर महाराष्ट्र। देखिए ये जो चरवाहे थे ये कंबल और चादरें भी बनाते थे, और इनमें से कुछ लोग जो थे भैंस पालते थे। ठीक है, और ये जो गडरिये थे बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे, जो कि एक अर्धशुष्क इलाका था। ठीक है, और जहाँ की मिट्टी जो कम उपजाऊ थी, और बरसात के दिनों के बाद, यानी बरसात धंगर समझाया जब, और बरसात के दिनों के बाद ये जो है धंगर बंजारे कटाई के बाद चरगांव की तरफ से पश्चिम की तरफ चले जाते थे। पश्चिम की तरफ यानी कोंकण प्रदेश में, कोंकण प्रदेश में जाकर अपना डेरा जमा देते थे। ठीक है, तो आप इसमें अब नोट डाउन करेंगे धंगर वाले में, धंगर वाले में नोट डाउन करेंगे, यानी धंगर महाराष्ट्र में नोट डाउन करेंगे। ये चरवाहे कंबल तथा चादरें भी बनाते थे तथा कुछ लोग भैंस पालते थे। ये चरवाहे कंबल तथा चादर बनाते थे, चादरें भी बनाते थे तथा कुछ भैंस भी पालते थे। ठीक है, अब इसी में आगे लिखेंगे धंगर चरवाहे बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में, धंगर चरवाहे बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में ब्रैकेट में लिख लेना अर्धशुष्क, यानी ब्रैकेट में लिख लेना अर्धशुष्क इलाके, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना अर्धशुष्क इलाके। ठीक है, ये लिख लेना कि महाराष्ट्र धंगर चरवाहे बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में ब्रैकेट में अर्धशुष्क इलाके, अक्टूबर के आसपास, यानी अक्टूबर के आसपास पश्चिम की तरफ कोंकण के इलाके में रहते हैं। पश्चिम की यानी कि अक्टूबर के आसपास पश्चिम की तरफ कोंकण के इलाके में रहते हैं। ये आपका धंगर महाराष्ट्र, यानी आपने धंगर जो थी चरवाहा जनजाति, इसके बारे में लिख लिया आपने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो है, अगली जो आपकी जो है ये है गोल्ला। अगला जो हेडिंग सेकंड हेडिंग है गोल्ला, कुरुमा और कुरुवा। गोल्ला, कुरुमा और कुरुवा। ठीक है, गोल्ला, कुरुमा और कुरुवा ब्रैकेट में लिख लेना कर्नाटक और आंध्र में, यानी ब्रैकेट में लिख लेना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, ब्रैकेट में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, यानी गोल्ला, कुरुमा और कुरुवा ब्रैकेट में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे, देखिए ये जो थे ये सूखे मध्य, यानी कि ये सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे, यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो ये इलाके थे सूखे मध्य पठार जो घास और पत्थरों से अटे पड़े थे, तो इनमें मवेशियां, भेड़ बकरियां और गडरियों का ही बसेरा था। ये जो देखिए गोल्ला समुदाय जो है ये गाय भैंस पालते थे, कुरुमा और जो कुरुबा समुदाय के लोग थे ये बकरियां पालते थे और हाथ से बने हुए कंबल बेचते थे। ठीक है, तो आप इसमें नोट करेंगे गोल्ला और कुरुबा समुदाय में। ठीक है, देखिए इसमें आप नोट करेंगे, इसी में गोल्ला समुदाय के लोग, यहां गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय के लोग, कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ठीक है, अब इसी में अगला सब पॉइंट है, देखिए ये लोग जो थे, यानी कि ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। अगला सब पॉइंट इसी में, ये सूखे महीनों में, ये लोग बरसात और मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। अब अगला सब पॉइंट इसी में, सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे। ठीक है, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। ये आप इतना नोट डाउन इसमें कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला समुदाय जो है ये है आपका तीसरा जो है, तीसरी हेडिंग है, ये है बंजारा समुदाय। ठीक है, बंजारों के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इतिहास में, यानी कि आपने क्लास 6 और 7 के इतिहास में आप पढ़ा था आपने। अब बंजारे जो हैं, बंजारे ब्रैकेट में लिख लेना, बंजारे ब्रैकेट में लिख लेना, बंजारे हेडिंग डाल देना, केवल बंजारे केवल हेडिंग डाल देना, बंजारे। ठीक है, हेडिंग आपने डाल दी बंजारे। देखिए बंजारे जो हैं यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
इनके इलाकों में रहते हैं। ये चरवाहों की खोज में जो है दूर दूर तक जाते हैं और ये किसानों को अनाज के बदले में खेती के जानवर बेच के आते थे। ठीक है, यानी कि ये अच्छे चरगाहों की खोज में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे और जब इन्हें अनाज की जरूरत पड़ती थी तो क्या करते थे, अपने पास जो इनके जानवर होते थे उन्हें बेच देते थे, उन्हें बेचने के बदले में इन्हें अनाज मिल जाता था। ठीक है, तो आप नोट डाउन करेंगे, इसमें नोट डाउन करेंगे बंजारी में, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में रहते थे, के कई इलाकों में रहते थे। ठीक है, अब इसमें आगे लिखेंगे ये चरवाहों की खोज में दूर दूर जाते थे, ये चरवाहों की खोज में दूर दूर तक जाते थे। ठीक है, तथा किसानों को अनाज के बदले खेती के जानवर बेचते थे, तथा किसानों को अनाज के बदले खेती के जानवर बेचते थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में रहते थे, ये चरवाहों की खोज में दूर दूर जाते थे तथा किसानों को अनाज के बदले खेती के जानवर बेचते थे। ये आपका थर्ड हेडिंग है बंजारे। अब देखिए अगला जो है, ये जो है रायका, अगला समुदाय जो है, चौथी हेडिंग आपकी जो है रायका, ब्रैकेट में लिख लेना राजस्थान, ब्रैकेट में राजस्थान। ठीक है, रायका ब्रैकेट में राजस्थान। देखिए ये जो है ये खेती के साथ साथ चरवाहों का काम भी करते थे। बरसात में देखिए आपको पता होगा राजस्थान का जो इलाका है, यानी कि राजस्थान का जो ऊपरी इलाका है, पश्चिमी राजस्थान बोला जाता है, वो एकदम बंजर है, यानी एकदम मरुस्थलीय इलाका है वहां पर। तो वहां पर बरसात तो होती नहीं है, बरसात तो ना के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि बरसात में केवल ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के अपने गाँव में ही रहते थे, यानी उस दौरान वहां पर चारा मिल जाता था और अक्टूबर के बाद वहां के चरगाहे सूख जाते थे तो इन्हें निचले इलाकों में आना पड़ता था। ठीक है, तो आप इसमें नोट डाउन करेंगे, ये खेती के साथ साथ चरवाहों का काम भी करते थे, ये खेती के साथ साथ चरवाही का काम भी करते थे। ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे बरसात में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के बरसात में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, अपने गांव में ही रहते थे, पर अक्टूबर आते आते ये दूसरी जगह चले जाते थे, पर अक्टूबर आते आते ये दूसरी जगह चले जाते थे। अब देखिए इसी में अगली हेडिंग, सब हेडिंग आप डालेंगे, ये रायकाओं का एक तबका ऊंट तो अन्य भेड़ बकरियां पालते थे, यानी रायकाओं का जो एक तबका था वो ऊंट पालता था, यानी रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। ठीक है, ये सब पॉइंट है आपका रायका में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो हेडिंग है आपकी, ये है औपनिवेशिक शासन का चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, यानी औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पे क्या असर पड़ा। देखिए आई होप मुझे इसमें बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि औपनिवेश का मतलब ही क्या था। औपनिवेश का मतलब ये था कि उनका बस हमें तो यहाँ से लूटना है, हमें जितना मिल जाए, यानी जिस रिसोर्स से हमें जितना पैसा मिल जाए बस उसे खींचना है हमें, और उन्हें कुछ मतलब तो था नहीं इनसे। अब देखिए ये चरवाहे जो थे स्वतंत्र थे, यानी जैसे आदिवासी समुदाय रह रहे थे स्वतंत्र रूप में रह रहे थे, ठीक उसी प्रकार चरवाहे थे, उनका कोई रोक टोक थी नहीं, आराम से चराते थे। लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक सरकार आई तो औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया कि जहां उन्होंने देखा कि जमीनें जो खाली पड़ती हैं, यानी पड़ती जमीनें थी, उनको भी देना स्टार्ट कर दिया, उनको भी किसानों में बांटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें बांटने स्टार्ट करने का रीजन ये था कि उन पर अगर खेती होने लगेगी तो उन्हें भाई टैक्स मिलेगा। अगर पड़ती जमीन पड़ी रहेगी, यानी बेकार जमीन पड़ी रहेगी, उससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, इसलिए उन्होंने वो जमीनें जो थी वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दी, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दी। और ऊपर से वन अधिनियम भी बनाया। वन अधिनियम बनाने से यह प्रभाव पड़ा कि वनों में आवाजाही, वहां से जो है चारा इकट्ठा करना, इन सब पे रोक लगा दी गई। और ये सब अगर इस चीज को ये लोग नहीं मानते, चरवाहे इस नियमों का उल्लंघन करते तो दंड दिया जाता था, मारपीट की जाती थी, तमाम लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया गया। तो इस तरह की जो समस्याएं इन्हें झेलनी पड़ी, और इससे क्या हुआ, इनका जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। परिवर्तित होने का रीजन ये था कि काफी लोगों को इसके चलते अपना पेशा बदलना पड़ा, यानी इनका जो परंपरागत पेशा था चरवाही का, वो चरवाही का पेशा बदलकर इन्होंने फिर क्या किया। अब देखिए पढ़े लिखे तो थे नहीं ये लोग, इन्होंने क्या किया, मजदूरी करते, तो ये काफी लोग तो मजदूर बन गए, यानी चरवाहे जो समय के हालात के अकॉर्डिंग फिर ये मजदूरी करने लगे कुछ लोग। और कुछ लोग थोड़े समझदार टाइप के थे, वो लोगों ने अपना जो है चरवाही से खेती के रूप में अपने आपको डेवलप कर लिया। यानी कि पहले चरवाहा थे, अंग्रेजों ने चरवाहों को खेती में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कुछ लोग जो बड़े थे इनमें, जिनके पास ज्यादा जानवर थे, उन लोगों ने खेती के रूप में अपनी जमीनें बना ली। ठीक है, और वहां पर रह के मतलब जानवर पालने लगे और खेती भी करने लगे। तो ये असर पड़ा यानी औपनिवेशिक शासन पर। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, औपनिवेशिक शासन में चरागाह सिमट गए। औपनिवेशिक पहला पॉइंट है, औपनिवेशिक शासन में चरागाह सिमट गए। इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी।
औपनिवेशिक शासन में चरागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट है, नोट करेंगे, अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीनों में बदलकर कुछ खास लोगों को सौंप देते थे, यानी कुछ खेती की जमीनों में बदलकर कुछ खास लोगों को सौंप देते थे ताकि जूट यानी पटसन, कपास, गेहूं इत्यादि का उत्पादन बढ़े और सरकारी खजाने को लाभ हो। यानी कि मैंने बताया था अंग्रेजों का केवल एक उद्देश्य था, उन्हें केवल और केवल यहां से लाभ कमाना था, उन्हें कोई मतलब नहीं था अपने, ना भारत से मतलब था ना भारत के लोगों से मतलब था। अब देखिए एक ही लाइन बार बार आ जाती है तो उससे ज्यादा डिस्क्राइब करने में फायदा भी कुछ नहीं है, एलाबोरेट बार बार करने से कोई फायदा नहीं है, आप जानते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है आपका, अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीनों में बदलकर कुछ खास लोगों को सौंप देते थे ताकि जूट, कपास, गेहूं इत्यादि का उत्पादन बढ़े और सरकारी खजाने को लाभ हो। ठीक है, अब देखिए अगला यानी थर्ड पॉइंट है 19वीं सदी के मध्य तक वन अधिनियम लगाकर ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक वन अधिनियम लगाकर देवदार, देखिए कहां लिखे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बोलता जा रहा हूं, हाँ ये है, लगाकर देवदार या साल इत्यादि के जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया। देवदार या साल इत्यादि के जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया। ठीक है, आरक्षित घोषित किया गया तथा चरवाहों को उनमें जाने पर पाबंदी लगाई गई। थर्ड पॉइंट आपका यही था कि 19वीं सदी के मध्य तक वन अधिनियम लगाकर देवदार या साल इत्यादि के जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया तथा चरवाहों को उनमें जाने पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब देखिए चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे। चौथा पॉइंट है, देखिए यहां पर जंगलों में जो लोग जाते थे, चरवाए जाते थे, उन्हें पास लेना पड़ता था, यानी कि उसमें एंट्री करने के लिए पास बनता था, उन्हें परमिट लेना पड़ता, उसे पास बोलते थे। उस पास के जरिए वो कुछ समय के लिए उस जंगल में जा सकते थे और उसमें लिमिट लिखी रहती थी, भाई इतने टाइम तक के लिए आप रह सकते हैं इसमें, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यानी कि प्रवेश की और वापसी की सब तारीख लिखी होती थी पास में। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, जंगलों में रहने के लिए परमिट जारी किया जाता था जिसकी वैधता निश्चित थी। जंगलों में रहने के लिए परमिट जारी किया जाता था जिसकी वैधता निश्चित थी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक 1871 का समय आया, 1871 का समय, ऐसे में उन्होंने क्या किया, घुमंतुओं को अपराधी मान लिया। यानी अंग्रेजों का मानना यह था कि घुमक्कड़ जो जातियां हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, ये बड़ी ही असभ्य जातियां हैं, असभ्य जनजातियां हैं, और ये लोग मतलब हमारे अकॉर्डिंग, हमारे बनाए हुए रूलों पर नहीं चलती हैं, तो उन्हें अपराधी बना दिया, उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। इसके लिए इन्होंने सरकार, औपनिवेशिक सरकार ने 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे, 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लाकर, 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लाकर दस्तकारों, घुमंतु तथा चरवाहा समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में डाल दिया गया। यह आपका पांचवा पॉइंट है। 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लाकर दस्तकारों, घुमंतु तथा चरवाहा समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में डाल दिया गया। अगला पॉइंट है, देखिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव प्रयास किया था, हर संभव रास्ता अपनाया था। इन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक के खरीद फरोख्त, यहां तक कि मवेशियों पर बेचने पर भी टैक्स लगा दिया, हर जगह टैक्स लगाया था इन्होंने। ठीक है, तो छठवां पॉइंट आप नोट करेंगे। अब आप, अंग्रेजों ने जमीन, नहरों के पानी, नमक खरीद फरोख्त की अन्य वस्तुओं, यानी नमक, खरीद फरोख्त की अन्य वस्तुओं और मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया, और मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, छठा पॉइंट, अंग्रेजों ने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की अन्य वस्तुएं और
मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। ठीक है, अब देखिए 7वां पॉइंट आप नोट करेंगे, 19वीं सदी के मध्य, यानी 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। 7वां पॉइंट आप नोट करेंगे, 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था, यानी चरवाहा जो है अगर ये अपने पशु चरा रहे हैं किसी भूमि पर तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 7वां पॉइंट आप नोट करेंगे, 19वीं सदी के मध्य तक चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। ठीक है, 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट नोट करेंगे, देखिए 1850 से लेकर 1880 के बीच बोली लगाकर ठेकेदारों को टैक्स वसूली का कार्य दिया गया। नहीं, 1850 से 1880 के बीच इन लोगों ने ठेकेदार नियुक्त किए, जो ज्यादा ठेकेदार जो ज्यादा लंबी बोली लगाता, जो ज्यादा बड़ी बोली लगाता था उसे टैक्स वसूलने का जिम्मा सौंपा जाता था। ठीक है, तो 8वां पॉइंट नोट करेंगे, 1850 से 1880 के बीच बोली लगाकर ठेकेदारों को टैक्स वसूली का कार्य दिया गया। बोली लगाकर ठेकेदारों को टैक्स वसूली का कार्य दिया गया। 9वां पॉइंट नोट करेंगे, 9वां पॉइंट नोट करेंगे, प्रत्येक चरवाहे को पास जारी किया गया था, पास जारी किया गया था, जिसे दिखाकर ही वे चरवाहों में प्रवेश कर सकते थे, जिसे दिखाकर ही वे चरवाहों में प्रवेश कर सकते थे, यानी प्रत्येक चरवाहे के पास जारी किया गया था, जिसे दिखाकर ही वे चरवाहों में प्रवेश कर सकते थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10वीं हेडिंग है, देखिए चरगाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरगाहों का स्तर जो है गिरने लगा, यानी चरगाहों का जो बेहिसाब इस्तेमाल कैसे हुआ, यानी जो चरगाहे थे पहले उनमें खेती भी करवाई गई, खेती के बाद जो उनमें ठूंठ बचते थे, फसल काटने का ठूंठ बचते थे, उन पर पशुओं को चराने की अनुमति देते थे ये लोग, तो वहां पर उन्होंने हद से ज्यादा खेती करवाई, यानी उन्हें उनका उद्देश्य केवल ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ से धन अर्जन करना, ज्यादा से ज्यादा उगाही करनी है। तो इससे क्या हुआ, चरगाहों का स्तर गिरने लगा। उसके अलावा चरवाहों की संख्या भी कम हुई, फलस्वरूप जानवरों की सेहत पर भी और उनकी तादाद पर भी असर पड़ा इससे। ठीक है, काफी सारे जानवर जो थे चारे की कमी की वजह से और अकाल पड़ा उसकी वजह से बहुत सारे जानवर जो है बड़ी संख्या में मर गए। ठीक है, तो 10वां पॉइंट आप नोट करेंगे, चरगाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरगाहों का स्तर गिरने लगा। ठीक है, चरगाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों की सेहत खराब होने लगी, जानवरों की सेहत खराब होने लगी, चारे की कमी और बार-बार अकाल की वजह से कमजोर जानवर अधिक संख्या में मरने लगे, और बार-बार अकाल की वजह से कमजोर जानवर अधिक संख्या में मरने लगे। 10वां पॉइंट आपका यही था कि चरगाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरगाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों की सेहत खराब होने लगी, चारे की कमी, बार-बार अकाल की वजह से कमजोर जानवर अधिक संख्या में मरने लगे। ठीक है, अब देखिए बदलावों का सामना कैसे किया, इन लोगों ने जो बदलाव आए थे उनका सामना कैसे किया था। तो आप अगली हेडिंग डाल दीजिए, बदलावों का सामना। बदलावों का जो चरगाहे थे इन्होंने बदलावों का सामना कैसे किया। अगली हेडिंग आपकी यही है कि बदलावों का सामना। ठीक है, ये आपकी अगली हेडिंग है, बदलावों का सामना। ठीक है, ये अगली हेडिंग है आपकी, बदलावों का सामना। देखिए इसमें अब क्या किया, चरवाहों का विकल्प तो था नहीं कोई, तो संसाधन खत्म हो गए। संसाधन खत्म क्यों हो गए कि हर जगह अंग्रेजों का नियंत्रण था, वनों में जा नहीं सकते थे, और जो चरवाही भूमि थी उस पर भी एक लिमिट लगा दी गई, भाई यहाँ पे आपको जो है एक पास मिलेगा, पास के बिना आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में क्या करते वो, ऐसी स्थिति में उन्होंने जानवरों की संख्या कम करना उचित समझा कि जानवरों की संख्या कम कर देते हैं। ठीक है, और कुछ जो है नए चरगाहों को ढूंढ लिया गया, उन लोगों ने फिर कुछ जो आसपास के ऐसे चरगाहे थे जिन पर अंग्रेजों की निगाह नहीं पड़ी थी उन चरगाहों तक पहुंच गए। कुछ लोग जो धनी लोग थे वो चरवाहे जो थे जमीन खरीदकर स्थायी रूप से रहने लगे। कुछ लोग जो थे उन्होंने नियमित खेती करके व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने सारे मवेशी बेचकर जो है मजदूरी करने लगे। तो इस तरह से चरवाहों की जो जिंदगी थी वो एकदम सिमट कर रह गई। ठीक है, तो अब आप नोट करेंगे यहां पर, इसमें नोट करेंगे आप पहला पॉइंट, बदलावों का सामना में पहला पॉइंट आपको नोट करना है। कुछ चरवाहों ने जानवरों की संख्या कम कर दी तो कुछ चरागाहों तक पहुंचे। कुछ चरवाहों ने जानवरों की संख्या कम कर दी तो कुछ नए चरागाहों तक पहुंचे। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। धनी चरवाहे जमीन खरीदकर स्थायी रूप से बस गए, ये लिख लीजिए, धनी चरवाहे जमीन खरीदकर स्थायी रूप से बस गए।
कुछ नियमित खेती या व्यापार करने लगे, कुछ नियमित खेती व्यापार करने लगे, कुछ नियमित खेती या व्यापार करने लगे। तो कुछ गरीब चरवाए सूदखोरों के कर्ज में दबते चले गए। तो कुछ गरीब चरवाए सूदखोरों के कर्ज में दबते चले गए। ठीक है, विराम। मवेशी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बन गए, यानी उनके हाथ से मवेशी निकलते गए, मवेशी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए केवल। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट था। धनी चरवाए जमीन खरीदकर स्थायी रूप से बस गए, कौमा कुछ नियमित खेती या व्यापार करने लगे। तो कुछ गरीब चरवाए सूदखोरों के कर्ज में दबते चले गए, मवेशी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बन गए या मजदूर बनकर रह गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है आपकी अफ्रीका में चरवाहा जीवन। अफ्रीका में चरवाहा जीवन। देखिए, अफ्रीका में दुनिया का आधे से ज्यादा चरवाहा आबादी है। दुनिया की आधे से ज्यादा चरवाहा आबादी का निवास स्थान अफ्रीका में ही है। तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, आप यहां दुनिया की आधी से अधिक चरवाहों की आबादी रहती है। यहां दुनिया की आधी से अधिक चरवाहों की आबादी रहती है, जिनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना, सोमाली, बोरान और तुर्काना प्रमुख चरवाहा समुदाय हैं। प्रमुख चरवाहा समुदाय हैं। पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, यहां दुनिया की आधी से अधिक चरवाहों की आबादी रहती है, जिनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना प्रमुख चरवाहा समुदाय हैं। ठीक है, देखिए इनमें से इसी में सब पॉइंट है, पहले वाले में पॉइंट सब पॉइंट है। इनमें से ज्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। अर्धशुष्क घास के मैदानों में रहते हैं जहां खेती नहीं होती, जहां खेती नहीं होती। इनमें से ज्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहां खेती नहीं होती। अगला सब पॉइंट पहले पॉइंट में ही है। यहां के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। ठीक है, अगला सब पॉइंट इसी में है। यहां के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। अब इसी में अगला सब पॉइंट है, कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। ठीक है, कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। अब देखिए अफ्रीका में उपनिवेशवाद का प्रभाव। अगली हेडिंग आपकी यही है, उपनिवेशवाद का प्रभाव। अफ्रीका में अफ्रीका के चरवाहों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए, अफ्रीका के चरवाहों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। ठीक है, ये हेडिंग है, पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। ठीक है, आपने हेडिंग डाल ली होगी। अब देखिए यहां पर केवल एक चरवाहा समुदाय की बात की गई है इस पुस्तक में, उसका नाम है मासाई, यानी केवल मासाई समुदाय की यहां पे बात की गई है। पता नहीं मासाई समुदाय वहां का अफ्रीका का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समुदाय रहा हो गया, पूर्वी अफ्रीका का, इसी की केवल बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाल दी होगी, अफ्रीका के चरवाहों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। इसी में आप लिखेंगे मासाई, इसी में आप लिखेंगे मासाई, ब्रैकेट में मासाई समुदाय, ब्रैकेट में पूर्वी अफ्रीका, यानी मासाई समुदाय का जो मूल स्थान है वो क्या है, वो है पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे पूर्वी अफ्रीका। मासाई समुदाय का जो मूल स्थान है वो पूर्वी अफ्रीका में है। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा मासाई समुदाय पूर्वी अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में, के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, यानी यह संबंध में परिप्रेक्ष्य में, यानी उनके बारे में केवल बात हो रही है, मासाई समुदाय के बारे में। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका, ठीक है, उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास मैदानों जिन्हें स्टेपीज तक फैला हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट आपका यही है कि औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों यानी स्टेपीज तक फैला हुआ था। ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है,
सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया, देखिए जो कीनिया था, कीनिया किसका उपनिवेश था? ब्रिटिश का। और जो तंजानिया यानी तंजानिया का पुराना नाम था तंगानिका एक जर्मन उपनिवेश था उस समय, ठीक है। तो 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए, ठीक है, 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट, 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में सब पॉइंट लिखेंगे, मसाइयों को उत्तरी कीनिया से हटाकर दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। मसाइयों को उत्तरी कीनिया से हटाकर दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। इसी का सब पॉइंट है सेकंड वाले का। देखिए, बहुत सारे चरगाहे जो थे उन्हें शिकारगाह में बना दिया गया, इन्हें शिकारगाह में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी शिकार खेलने का स्थान बना दिया गया उन्हें, ठीक है। तो अगला पॉइंट, अगली हेडिंग है, बहुत सारे चरगाहों को शिकारगाह बना दिया गया। यानी अंग्रेजों का शौक था शिकार करने का, तो बहुत सारे चारागाहों को कृषि भूमि या शिकारगाह बना दिया गया, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका, कीनिया में मासाई मारू व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। चौथा पॉइंट आपका यही है कि कीनिया में मासाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट है आपका। देखिए, यहां पर भी वही समस्या थी कि सब नियंत्रण जो है औपनिवेशिक सरकार का नियंत्रण होने लगा, तो अब धीरे धीरे करके वहां पर भी चारे की कमी होने लगी और चरागाहों का स्तर गिरने लगा, क्योंकि उन लोगों ने ज्यादातर उसे शिकार का जमीन में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसे उनमें पार्क बना दिए गए थे। तो बड़ी समस्या ये थी चारा लाने के लिए जाए कहां वो लोग, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट नोट करेंगे आप, अब आप यहीं पे, चारे की कमी और चरागाहों का स्तर गिरना एक स्थायी समस्या बन गई। चारे की कमी और चरागाहों का स्तर गिरना एक स्थायी समस्या बन गई। ये आपका पांचवा पॉइंट है। छठवां पॉइंट है आपका, छठा पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए, यहां पर जो मसाई समुदाय थे, मसाई समुदाय की तरह भी अलग जो और समुदाय थे उनके लिए भी वही रिजर्व सीमा कर दी गई कि भाई इस इलाके से ज्यादा आप बाहर नहीं जा सकते, यानी इसी इलाके में आपको चराना होगा, ये इलाके प्रतिबंधित है। वही सिस्टम कर दिया गया इन लोगों के साथ भी, ठीक है। छठा पॉइंट नोट करेंगे, चरावाहों के लिए भी आरक्षित सीमा तय कर दी गई, यानी चरावाहों के लिए, चरावाह जो थे उनके लिए भी आरक्षित सीमा तय कर दी गई। उन्हें उस सीमा से बाहर जाने पर सजा दी जाती थी। चरवाहों के लिए भी आरक्षित सीमा तय कर दी गई, उन्हें उस सीमा से बाहर जाने पर सजा दी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मसाई समाज की जो था वो दो, अगली हेडिंग है मसाई समाज, यानी अगली हेडिंग नहीं, अगली लाइन है, मसाई समाज जो है दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन और योद्धा। अब जानते हैं वरिष्ठ जन कौन थे और योद्धा कौन थे। वरिष्ठ जन वो लोग थे उसमें जो अहम फैसले लेते थे, यानी विचार विमर्श करना, सभाएं करना उनका काम था। और योद्धा वो लोग होते थे जो लोग मवेशियों की रक्षा करते थे, यानी कि नौजवान जो होते थे वो लड़ाई के लिए दूसरे कबीलों से हिफाजत करते थे, यानी अपने कबीले की, मसाई कबीले की दूसरे कबीलों से हिफाजत करते थे। दूसरे कबीलों से जानवर यानी युद्ध लड़कर उनसे जानवर लेके आते थे, तो वो लोग जो थे वो योद्धा कहलाते थे, ठीक है। पहले क्या था, इन दोनों के बीच में गैप था, लेकिन जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन आया, वरिष्ठ जन और योद्धाओं के बीच का जो गैप खत्म होता चला गया। अब ये गैप जो है अमीर गरीब का बन गया। यानी पहले क्या था कि भाई वो हमारे वरिष्ठ जन है, हम उनका सम्मान करते हैं, ये योद्धा समुदाय है। फिर ऐसा नहीं रहा समुदाय में, फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ कि अमीर और गरीब वाला फैसला, जो फासला यहाँ पे क्रिएट हो गया। यानी कि जिनके पास ज्यादा जानवर थे, जिनके पास ज्यादा रिसोर्स मिले, जिन चरवाहों को, वो लोग अमीर बन गए, और जिनमें जो लोग प्रतिबंधों का शिकार हो गए, इन प्रतिबंधों के आगे जिन लोगों ने घुटने टेक दिए, वो लोग गरीब होते चले गए,
मजदूरी करने लगे। तो इन लोगों के बीच जो खाई यानी कि वरिष्ठ जन और योद्धा की जो पहले हुआ करती थी दीवार, कि भाई हम वरिष्ठ जन है, योद्धा है, वो दीवार खत्म होके अब अमीर और गरीब वाली दीवार यहाँ पे बन गई है। ठीक है, तो 7वां पॉइंट आप नोट करेंगे, मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। पहली है वरिष्ठ जन यानी एल्डर्स, और सेकंड है योद्धा यानी कि वॉरियर्स। ठीक है, अब इसी में सब पॉइंट लिखेंगे, साथ में सब पॉइंट लिखेंगे। औपनिवेशिक शासन की पाबंदियों तथा नए नियमों ने इनके बीच उम्र के फासले को मिटा दिया तथा अमीर और गरीब में भेदभाव बढ़ गया। यानी कि इनके उम्र, पहले इनके उम्र के अकॉर्डिंग फासला होता था, लेकिन अब उम्र के अकॉर्डिंग फासला नहीं था, अब अमीर गरीबी वाला फासला हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, साथ में का सब पॉइंट। औपनिवेशिक शासन की पाबंदियों तथा नए नियमों ने इनके बीच उम्र के फासले को मिटा दिया तथा अमीर और गरीब में भेदभाव बढ़ गया। ठीक है, तथा अमीर और गरीब में भेदभाव बढ़ गया। तो देखिए, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए। आपके जो क्वेरीज और कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ता हूं, और आई होप आप लोग अच्छे से बना रहे होंगे वीडियो। देखिए, कल मैंने अनाउंस किया था कि 4 बजे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो मिल जाएगी। देखिए, हुआ क्या था, कल मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी रात को लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन टेक्निकल रीजन की वजह से वो पूरा वीडियो हैंग हो गया, उसमें वॉइस ही नहीं आई। अब वॉइस नहीं आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मेरा तो 1-1.5 घंटा इसमें चला गया और ऊपर से इसमें वॉइस नहीं आई। तो इसी वजह से वो वीडियो जो है आज आपको मिल जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला। ठीक है, तो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी नोट्स बनाना प्रॉपर वे में स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि एक दिन में आपको 2 वीडियो मिले, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए। यानी हम 6 या 7 महीने का टारगेट हमने रखा है, यानी जनवरी तक मैं चाहता हूं, जनवरी या फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस जो है यूपीएससी के लिए वो कंप्लीट हो जाए। जितने नोट्स बनने लायक है, यानी मेरे लायक जितने नोट्स बनवाने लायक है, वो मैं नोट्स आपको प्रॉपर वे में बनवा दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।